जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट RS में। साथियों, प्रत्येक दिन की तरह आज की करंट अफेयर्स की टॉप लेटेस्ट जानकारी एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्राप्त होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना पूरा अंत तक देखिए और जो भी जानकारी दी जाती है ऐसी जानकारी काफ़ी महत्व की होती है, तो इसे नोट जरूर कर लिया कीजिए। तो आइए साथियों, देखते हैं आज कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी हमें इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहली जानकारी जो है वो है इंदौर और उदयपुर यूनेस्को के वेटलैंड सिटी में शामिल। जी हाँ, अब मैं आपको बता दूं कि यूनेस्को के रामसर सम्मेलन के दौरान इंदौर और उदयपुर भारत के ऐसे दो शहर जो कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेटलैंड सिटी, जिसको कि हम लोग 31 शहरों के नाम से जान रहे हैं, वेटलैंड सिटी के रूप में 31 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें इंदौर और उदयपुर जो है ये भी अब शामिल हो गया है। दोस्तों, इंदौर जो है ये मध्य प्रदेश का एक शहर है और उदयपुर जो है ये राजस्थान का एक शहर है। साथियों, इंदौर खास तौर पे जो स्वच्छ भारत अभियान है, स्वच्छ भारत अभियान में अपने द्वारा किए गए कार्यों को लेकर के और जल संरक्षण को लेकर के जो कार्य किया है, इसको लेकर के इसे शामिल किया गया वेटलैंड सिटी में। इसके अतिरिक्त जो उदयपुर है, जिसे कि झीलों की नगरी भी कहा जाता है, इन्होंने पारंपरिक के अलावे जो आधुनिक तकनीक है, इन चीज़ों का सहारा लेते हुए अपने यहाँ के झीलों को पुनर्जीवित करने का काम किया है, पुनर्विकसित करने का काम किया है। तो ऐसे इन दो शहरों को क्या किया गया, यूनेस्को के द्वारा वेटलैंड सिटी में शामिल किया गया। और साथियों, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी को देखते हैं। दोस्तों, अगली जानकारी है पद्म पुरस्कार 2025 को लेकर। अब आपको पता है भारत सरकार के द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है और पद्म पुरस्कार 2025 इस बार टोटल कितने लोगों को दिया गया, तो इस बार कुल मिलाकर ये जो पुरस्कार है ये 139 व्यक्तियों को दिया गया। जी हाँ, अब साथियों, पद्म पुरस्कार की ये 3 कैटेगरी होती है, 3 श्रेणियां होती है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि पद्म पुरस्कार की जो पहली श्रेणी है ये कहलाता है पद्म विभूषण। जी हाँ, पद्म पुरस्कार की जो पहली श्रेणी है यह कहलाता है पद्म विभूषण। पद्म पुरस्कार की जो दूसरी श्रेणी है यह कहलाता है पद्म भूषण, पद्म भूषण। जबकि पद्म पुरस्कारों की जो तीसरी श्रेणी है इसे पद्मश्री पुरस्कार के नाम से साथियों जाना जाता है। अब इस बार ये जो पुरस्कार है अलग अलग कैटेगरी में कितने कितने लोगों को दिया गया, तो दोस्तों पद्म विभूषण जो है इस बार टोटल 7 लोगों को दिया गया। पद्म विभूषण ये कुल मिलाकर 19 लोगों को दिया गया, जबकि पद्मश्री पुरस्कार 113 लोगों को दिया गया। और इस तरीके से साथियों ये जो पुरस्कार है इस बार टोटल कितने लोगों को दिया गया, तो 139 लोगों को ये सम्मान, ये पुरस्कार जो है ये दिया गया है। तो याद रखेंगे दोस्तों, पद्म विभूषण कितने लोगों को, 7 लोगों को, पद्म भूषण कितनों को, 19 को, जबकि पद्मश्री कितने लोगों को, 113 लोगों को दिया गया। साथियों, जो सभी पुरस्कार है ये भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जितने भी पुरस्कार के विजेता है उन लोगों को सम्मान के तौर पर दिया गया। आइए देखते हैं अगले स्लाइड में अगली जानकारी। अब साथियों, राकेश कादियान का नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। अब राकेश कादियान कौन है, तो राकेश कादियान हरियाणा के एक जेल कर्मचारी है, ठीक है, और इनका नाम है राकेश कादियान। संबंध कहां से है, कौन से स्टेट से, हरियाणा से। अब साथियों, इनका जो नाम है ये लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। तो इन्होंने आखिरकार ऐसा कौन सा कारनामा किया है, तो दोस्तों इन्होंने पिछले दिनों माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट, और विश्व की एक और ऊंची चोटी जिसे हम लोग माउंट लोहत्से के नाम से जानते हैं, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर, जबकि इसकी ऊंचाई 8,561 मीटर। जी हाँ, इन दोनों ही ऊंची चोटियों को फतह करने का काम इन्होंने किया है और इस वजह से इनका नाम जो है लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। नाम जरूर याद रखेंगे, नाम क्या है इनका, राकेश कादियान। आगे चलते हैं दोस्तों, अगली जानकारी है वीरता पुरस्कार 2025 को लेकर। अब दोस्तों, वीरता पुरस्कार 2025, ठीक है, भारत के जाबाज सैनिकों को दिया जाता है और साथियों ये पुरस्कार भी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किए गए। अब ये पुरस्कार, वीरता पुरस्कार के बारे में थोड़ा मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। वीरता पुरस्कार की अपनी 2 कैटेगरी होती है, इसकी 2 श्रेणियां होती है। तो दोस्तों, पहली जो श्रेणी है इसे हम लोग जानेंगे युद्धकालीन वीरता पुरस्कार। बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ों को आप लोग देखते चलिए। युद्धकालीन वीरता पुरस्कार, और इसके अंतर्गत
3 प्रकार के वीरता पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं। इसमें पहला पुरस्कार कौन सा है? सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है सेना के क्षेत्र में, जो सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, यह है दोस्तों परमवीर चक्र। जी हाँ, ये कौन सा है? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र के अतिरिक्त दोस्तों जो अगला है वीरता पुरस्कार, ये कौन सा है? दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार जो ये है महावीर चक्र। और तीसरा जो है साथियों, इसे हम लोग जानेंगे वीर चक्र के नाम से। जी हाँ, वीर चक्र के नाम से। एक बार आपको स्पष्ट कर दूं, युद्धकालीन वीरता पुरस्कार, ठीक है, ये वीरता पुरस्कारों की अपनी पहली कैटेगरी है और इसमें दोस्तों 3 अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें कि युद्ध में अपनी बहादुरी को दिखाने वाले ऐसे जाबाज सैनिकों में से, ठीक है ना, जो कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जिन्होंने अपने पराक्रम का, अपने साहस का, अपने जितने भी कह सकते हैं कि युद्ध कौशल का जिन्होंने प्रदर्शन किया युद्ध के दौरान, ऐसे जाबाज सैनिकों को परमवीर चक्र दिया जाता है, जैसे परमवीर अल्बर्ट एक्का। ठीक है, महावीर चक्र हो गया, वीर चक्र हो गया। तो परमवीर चक्र जो है युद्धकालीन वीरता पुरस्कार में सर्वोच्च पुरस्कार है, दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार महावीर चक्र है और तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार वीरता का, ठीक है, युद्धकालीन का कौन सा है? वीर चक्र है। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करेंगे युद्धकालीन वीरता पुरस्कार के बाद शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। जी हां, शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। अब इसकी भी अपनी 3 अलग कैटेगरी है। तो इसकी जो पहली कैटेगरी है कौन सी है? तो इसकी पहली कैटेगरी है दोस्तों अशोक चक्र। जी हां, अशोक चक्र। इसकी दूसरी कैटेगरी कौन सी है? कीर्ति चक्र। कौन सी? कीर्ति चक्र। और इसकी जो तीसरी कैटेगरी है ये कौन सी है? तो ये है शौर्य चक्र। शौर्य चक्र। और इस तरीके से शांतिकालीन वीरता पुरस्कार में कौन कौन सा पुरस्कार है आप देख लीजिए। आगे मैं इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ये तीनों शांतिकालीन वीरता पुरस्कार हैं, जबकि परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र ये तीनों युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। तो साथियों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी देखते हैं। दोस्तों अगली जानकारी है ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप को लेकर। अब दोस्तों ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप की जानकारी मैं आपको देता हूं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों विश्व आर्थिक मंच, जिसे कि हम लोग WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलते हैं, जी हां, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक आयोजित की गई। अब दोस्तों इस बैठक में क्या है, मैं थोड़ा आपको डिटेल से जानकारी दे दूं इसमें कि इसकी जो बैठक आयोजित की गई, इस वार्षिक बैठक में दोस्तों 7 नए देश जो है वो शामिल हो गए। अब वो 7 नए देश कौन कौन से हैं तो मैं यहां पर आपको उनका नाम बता देता हूं। वो 7 नए देशों के नाम है बांग्लादेश, सबसे पहले अंगोला, अंगोला के अतिरिक्त बांग्लादेश, बांग्लादेश, अगली कंट्री है गैबोन, नेक्स्ट कंट्री है ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला, अगली कंट्री है केन्या, नेक्स्ट कंट्री है सेनेगल, सेनेगल, और अगली कंट्री है तंजानिया, तंजानिया। अब दोस्तों यहाँ पे आप समझेंगे कि WEF अर्थात विश्व आर्थिक मंच, जिसे हम लोग अंग्रेजी में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नाम से जानते हैं, ये लोग अब क्या किए, इन लोगों ने एक बैठक आयोजित किया और इस बैठक में यानी 2025 की इस बैठक में, इस वार्षिक बैठक में ये जो 7 देशों के नाम इस वक्त आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ठीक है, ये 7 देश जो है ये लोग ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप के नाम से जुड़ गए हैं दोस्तों। और अब इसके बाद, इनके जुड़ने के बाद, ठीक है, ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप में देशों की कुल संख्या कितनी हो गई, तो बढ़कर देशों की संख्या हो गई है 25 देश हो गए इसमें, ठीक है। कितने देश हो गए? 25 देश हो गए।
अब साथियों ये लोग जो यहाँ पर 25 देश जो पार्टनरशिप के रूप में जुड़ रहे हैं, इनका कार्य क्या है दोस्तों? इनका कार्य ये लोग अपने अपने देशों में क्या करेंगे दोस्तों? प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के ऊपर में ये लोग कार्य करेंगे। यानी कि इनका मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक की रोकथाम के उपायों को करना, प्लास्टिक के प्रयोगों को कम करना और प्लास्टिक के खतरों से क्या है बचाने की कोशिश करना, ठीक है, पर्यावरण को संतुलित करने के उपाय ढूंढना। तो इस तरीके से साथियों देखा जाए तो ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप यानी GPAP, ठीक है, में जुड़ने का काम कौन कौन से देशों ने किया? अंगोला, बांग्लादेश, गैबोन, ग्वाटेमाला, केनिया, सेनेगल और तंजानिया। और इस तरीके से ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप में अब कुल देश हो गए 25। और ये जो बैठक आयोजित किया गया, बैठक कौन सा था? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का बैठक था, विश्व आर्थिक मंच का ये बैठक था। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। स्मृति मंधाना ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी गई। अब साथियों स्मृति मंधाना जो है ये ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी गई है। तो मैं आपको बता दूं कि स्मृति मंधाना भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी है और दोस्तों जानी मानी खिलाड़ी है महिला क्रिकेट टीम की। और इन्होंने दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछले 2024 में, ठीक है, 747 रन बनाने का कारनामा किया और इसके अतिरिक्त इन्होंने 4 शतक भी लगाने का काम एक वर्ष के दौरान किया है, जो कि महिलाओं की क्रिकेट की श्रेणी में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो स्मृति मंधाना साथियों ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी गई। इसी के साथ आगे मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान के क्रिकेटर है दोस्तों, अफगानिस्तान के क्रिकेटर का नाम है अजमतुल्लाह उमरजई। जी हाँ, थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, मैं आपको बता दूं, अजमतुल्लाह उमरजई, अजमतुल्लाह उमरजई याद रखेंगे दोस्तों। अब ये जो अजमतुल्लाह उमरजई है ये वनडे क्रिकेट में, ठीक है, पुरुषों में क्या किए, इन्हें वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में आप जैसा कि देख रहे हैं स्मृति मंधाना को महिला में चुना गया। तो पुरुषों में किन्हें चुना गया वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर? तो पुरुषों में चुना गया है अजमतुल्लाह उमरजई को पुरुषों के वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। अब दोस्तों जसप्रीत बुमराह, जी हाँ, हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज, जाने माने तेज गेंदबाज, इनका नाम क्या है? इनका नाम है जसप्रीत बुमराह, जसप्रीत बुमराह। ये जानकारी भी आप जरूर रख लेंगे क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन होगा। आप इसको बिल्कुल डबल मार्क लगा लीजिएगा, डबल स्टार लगा लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है किसी भी एग्जाम के लिए। अब साथियों जसप्रीत बुमराह को ना टेस्ट क्रिकेट के लिए, टेस्ट क्रिकेट के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। स्मृति मंधाना को महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया, जबकि अजमतुल्लाह उमरजई जो कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान से संबंध रखते हैं, इन्हें पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो इस तरीके से ये तीनों खिलाड़ियों के नाम आपको याद रख लेने हैं। साथियों जसप्रीत बुमराह के बारे में मैं आपको बता दूं कि इन्होंने वर्ष 2024 में साथियों 13 टेस्ट मैच खेले और 13 टेस्ट मैचों में दोस्तों इन्होंने 71 विकेट लेने का कारनामा किया। जी हाँ, 13 टेस्ट मैचों में इन्होंने 71 विकेट्स लेने का कारनामा किया है और भारत के ऐसे पहले तेज गेंदबाज हैं जिन्हें टेस्ट रैंकिंग में कह सकते हैं कि या फिर टेस्ट क्रिकेट में क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो चुना गया है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेशनल ज्योग्राफिक दिवस। अब नेशनल ज्योग्राफिक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो नेशनल ज्योग्राफिक दिवस याद रखेंगे प्रत्येक वर्ष 27 जनवरी की तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं। नेशनल ज्योग्राफिक दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 27 जनवरी की तारीख को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को मिला FCRA लाइसेंस। अब दोस्तों वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, FCRA लाइसेंस जो है वो दिया गया है। अब दोस्तों ये FCRA लाइसेंस मिलने के बाद क्या हो सकेगा? ये जो बांके बिहारी मंदिर है यहां पर दोस्तों जो विदेशी फंड हो सकेगा या फिर कह सकते हैं विदेशी दान होगा, विदेशी जो पैसे होंगे उसे अब ये लेने के योग्य हो गया है। ये मंदिर में अब विदेशी चढ़ावा जो है वो लिया जा सकेगा, विदेशी राशि जो है यहाँ पर अब स्वीकार किया जा सकेगा। ऐसी पात्रता इस मंदिर की दोस्तों अब हो गई है। तो इस तरीके से याद रखना है आपको, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को FCRA लाइसेंस जो है वो प्रदान किया गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगली जानकारी है, यूनेस्को के रामसर सम्मेलन में इंदौर और उदयपुर को किस दर्जे से सम्मानित किया गया है? साथियों यहां पर आपको बता दें क्विज का सेक्शन शुरू हो रहा है। ऊपर क्वेश्चन है, नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वेटलैंड सिटी। जी हाँ, कुल मिलाकर ऐसे 31 शहर हो गए, ऐसे 31 शहर हो गए जिसमें भारत के 2 शहर जो है
ये इसमें अब शामिल कर लिए गए। तो भारत के 2 शहर कौन कौन से हैं? इंदौर और उदयपुर, ठीक है ना। वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कारों की संख्या कितनी है? साथियों, मैंने आपको बताया कि पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया? 7 लोगों को दिया गया। पद्म भूषण कितने लोगों को दिया? 19 लोगों को दिया गया। जबकि पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया? 113 लोगों को दिया गया। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर, चूंकि आपसे पूछा गया है पद्म विभूषण के बारे में, तो पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया? 7 लोगों को दिया गया, मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय का नाम माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्से पर चढ़ाई करने के लिए लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? साथियों, यहां पर आपको नाम बताना है उस व्यक्ति का जिन्होंने माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्से पर चढ़ाई करने का कारनामा किया और इस वजह से उनका नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। तो साथियों, उस इंडियन का क्या नाम है? उस भारतीय व्यक्ति का क्या नाम है? उनका नाम है राकेश कादियान। जी हाँ, याद रख लेना है, राकेश कादियान। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शांतिकालीन वीरता पुरस्कार नहीं है? दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक शांतिकालीन वीरता पुरस्कार नहीं है? जी हाँ, एकदम बहुत बढ़िया से इसको समझिएगा। शांतिकालीन वीरता पुरस्कार के बारे में मैंने पिछले स्लाइड में बहुत विस्तार से आपको चर्चा की। युद्धकालीन वीरता पुरस्कार की 3 अपनी श्रेणियां होती है, जबकि शांतिकालीन वीरता पुरस्कार की 3 अपनी श्रेणियां होती है। दोस्तों, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शांतिकालीन वीरता पुरस्कार नहीं है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? वीर चक्र हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा? वीर चक्र। एक तो आप समझिए परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ये तीनों जो है ये युद्धकालीन वीरता पुरस्कार की कैटेगरी में आते हैं, ना कि शांतिकालीन वीरता पुरस्कार में। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर वीर चक्र होगा। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अर्थात WEF 2025 की वार्षिक बैठक में ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप से कितने नए देश जुड़े हैं? तो दोस्तों, कितने नए देश जुड़े हैं ये आपसे पूछा गया है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि 7 नए देशों ने जुड़ने का काम किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में आईसीसी ने किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? तो किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्मृति मंधाना। जी हाँ, स्मृति मंधाना इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेशनल ज्योग्राफिक दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल ज्योग्राफिक दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 27 जनवरी की तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा किस मंदिर को विदेशी अंशदान अधिनियम FCRA के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया है, जिसके तहत उसे विदेशी धनराशि प्राप्त करने की अनुमति मिली है? साथियों, मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि FCRA लाइसेंस मिलने के बाद क्या होता है? विदेशी धनराशि प्राप्त करने की अनुमति मिल जाती है। और इस तरीके से अगर इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको उस वक्त बताया, उत्तर प्रदेश स्थित वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए, वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आकर देना है। साथियों, आज का प्रश्न है, नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? जी हाँ, प्रश्न एक बार पुनः पढ़ रहा हूं। नीति आयोग, जिसे हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से जानते हैं, नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? साथियों, इस क्वेश्चन की चर्चा मैंने पिछले वीडियो में की है, कल के वीडियो में की है। यदि आपको इसका उत्तर नहीं आता है, आप कल के वीडियो को देखिए, आपको यहां पर इससे संबंधित जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा एंड ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आइए और अपना जवाब वहां पर जरूर दीजिए। दोस्तों, यदि आपको हमारे चैनल से लाभ मिल रहा है, यदि आपको हमारे चैनल से जुड़कर ऐसा लग रहा है कि आपको परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लगातार प्राप्त हो रहे हैं, तो दोस्तों इन चीज़ों की जानकारी अपने अन्य मित्रों तक भी जरूर शेयर कीजिए। कहने का मतलब कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें, ताकि जितने भी लोग प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों की भी तैयारी ठीक ढंग से हम लोग करा पाए, अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ पहुंचा सके। साथियों, आप लोग अपनी तैयारी को प्रत्येक दिन की तरह आज भी बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ाइए। प्रत्येक दिन शानदार तरीके से आगे बढ़ाइए। एक भी दिन हतोत्साहित हुए बगैर अपने मंजिल की ओर, अपने लक्ष्य की ओर बिल्कुल
एक जो होता है अर्जुन की निगाह की तरह, ठीक है ना, आप उसको देखते रहिए और साथियों निस्संदेह आने वाले दिनों में सफलता आप लोगों को प्राप्त होगी। मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।